नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है सवाल इंडिया का। आज बात सबसे पहले बिहार में शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री के तौर पर आज 10वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ली, लेकिन वहां से कुछ तस्वीरें आई हैं, वो आपको देखनी चाहिए। खास तस्वीरें, आइए आपको दिखाते हैं नीतीश कुमार ने कैसे आज 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। शुरुआत आपके सामने इन तस्वीरों से कर रहे हैं, जिसकी बड़ी चर्चा है और जिसके बड़े मायने भी हैं। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगान खत्म होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के करीब जाते हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का हाथ पकड़ते हैं और ऊपर उठा देते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार पीछे से किसी को आगे आने का इशारा करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मंच के सामने मौजूद लोगों का अभिवादन करते हैं। यह बेहद खास तस्वीर है, जो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। और अब दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जो उस मैदान से आई, जो बेहद अहम है। और यह तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से गमछा लहराने की। यह तस्वीर आप देखिए, आप अंदाजा लग जाएगा कि शपथ के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा बाकी मंत्री भी वहां आकर खड़े हो जाते हैं। बगल में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद होते हैं। प्रधानमंत्री मंच छोड़ने से पहले तो लोगों की बड़ी विनम्रता से झुककर अभिवादन करते हैं, लेकिन इसके बाद की तस्वीर बहुत खास है। पीएम अपने कंधे से गमछा उठाते हैं और बिहार के अपने ही अंदाज में गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन भी करते हैं। तो ये तस्वीर भी बेहद खास नजर आई इस शपथ ग्रहण समारोह से। और ये जो तस्वीर आप तीसरी आई आपको दिखाते हैं, ये जो तीसरी तस्वीर है ये भी बहुत खास है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब शपथ ली उसके बाद वो अपने बेटे से मिले। अब ये तस्वीर जो आपके सामने है निशांत की तस्वीर है, शपथ के बाद की तस्वीरें हैं। निशांत अपने पिता को बधाई दे रहे हैं। निशांत पैर छूकर पिता का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। नीतीश कुमार बेटे को गले से लगा लेते हैं। तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली और आपको बता दें कि उनके साथ 26 और मंत्रियों ने शपथ ली है। माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बड़े मंत्रालय भी मिल सकते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं पूरी खबर। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। पटना में जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, तब गांधी मैदान एक खास इतिहास का गवाह बन रहा था। नीतीश कुमार का 10वीं बार शपथ लेना ये साबित करता है कि वो कोई मामूली मुख्यमंत्री नहीं है। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। कुल मिलाकर 26 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें बीजेपी कोटे से 14, जेडीयू से 8, चिराग पासवान की पार्टी से 2, जबकि मांझी और कुशवाहा की पार्टी से एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। नीतीश मंत्रिमंडल में बतौर मुस्लिम चेहरा जेडीयू से जमा खान को जगह दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह में कुछ खास तस्वीरें देखने को मिली। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का ये अनोखा अंदाज देखिए। मंच पर खड़े पीएम मोदी ने कंधे से अपना गमछा निकाला और गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया। और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर, ये बिहारी बना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे मुकाम दिया है। और अब ये तस्वीर देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का हाथ थामा और ऊपर उठा दिया। तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से।
प्रधानमंत्री के एक तरफ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान खड़े थे, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पीएम ने झुककर मंच के सामने बैठे लोगों को अभिवादन किया। लोकप्रिय नेता हमारे बिहार की धरती पर हैं, एक अवतारी पुरुष। नीतीश कुमार की टीम में कुछ नए चेहरों को भी मौका मिला है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह को मंत्री बनाया गया है। हमारे साथ बिहार सरकार की नवनिर्वाचित मंत्री श्रेयसी सिंह इस वक्त मौजूद है। पिछले बार पार्टी ने आपको भरोसा जताया आप पर और विधायक का टिकट दिया, दूसरी बार आप जीत के आई और इस बार मंत्री बनाया गया। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो जमुई की अपनी जनता को, अपने परिवारजनों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे चुनकर यहां तक पहुंचाया। आगे मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे इतने बड़े पद पर लाकर आज शपथ दिलाया। निश्चित रूप से सेवा और ईमानदारी भाव के साथ मैं राजनीति करना चाहती हूँ। आप तो पहला फर्स्ट एंट्री है और आप इस मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। जी, एंट्री मंत्री के रूप में पहली बार है, लेकिन राजनीति में अनुभव है मेरा। काफी समय से पार्टी के काम में लगे हुए थे और बचपन से ऐसे तो पापा को और पार्टी के बाकी साथियों को काम करते हुए देख ही रहे हैं, तो अनुभव है राजनीति का। तो अब इस बार एमएलसी से जाना पड़ेगा आपको विधान परिषद? जी बिल्कुल विधान परिषद जी। और आपका रोड मैप तैयार है कि क्या करेंगे, क्योंकि आपसे भी उम्मीदें बहुत होंगी? जी बिल्कुल, मेरा फोकस रहेगा कि युवाओं के लिए काम हो, शिक्षा के लिए जो बिल्कुल जरूरी है उसके लिए भी काम हो। पटना के गांधी मैदान में हमने आम लोगों से भी बात की। दूर दूर से आए लोगों ने अपने पसंदीदा चैनल एनडीटीवी के बारे में क्या कहा, एक बार सुनिए। तो ये बताइए, लगातार हम लोग घूम रहे हैं, जो हम लोग एनडीटीवी पूरा कवर कर रहा है बिहार का, तो एनडीटीवी को लेकर, हमारे चैनल को लेकर एनडीटीवी बहुत भारत का फर्स्ट नेटवर्क है, ये सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क है, ये इस पे हम लोग का भरोसा है। तो हम लोग ग्राउंड पर उतरते हैं, जैसे भी बातचीत आप लोग से कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बिहार के धरती पे आए हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे हमको पहले? एकदम देखते हैं हम। अच्छा लगता है रिपोर्ट? अरे भैया क्या बताए, एकदम ये बिहार के जनता है, आपके एनडीटीवी का फॉलोइंग देखिए बहुत जबरदस्त है बिहार से। बढ़िया चल रही है ना खबरें? एकदम मत बोलिए। आप लोग देखते हैं ना? हाँ देखते हैं जी बताइए। एनडीटीवी कभी भी राजनीति से ग्रसित नहीं रही है। एनडीटीवी हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता की है और अभी नहीं, पहले से भी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जानी जाती है और राजनीति से ग्रसित कभी नहीं रही है। तो बिहार की जनता को पसंद आ रहा है एनडीटीवी? पसंद आ रहा है, बिहार की जनता को पसंद आ रहा है और बिहार के खास करके युवाओं को पसंद आ रहा है। ग्राउंड पर उतर के हम लोगों ने कवरेज किया है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देख रहे हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं, लोगों का एक हुजूम आपके साथ जा रहा है। थोड़े बहुत लोग जानते हैं और पीछे और सब थोड़ी बहुत सेल्फी फोटो एकदम और दर्शकों को। जी हाँ, अच्छा। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपको और आपके पीछे लोग जा रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। सभी आदमी एनडीटीवी को पसंद करते हैं। आपकी लोकप्रियता है तो खैर हम लोग देख ही रहे हैं और शायद वो अनकट ना हो, हम यही कहेंगे कि आपकी लोकप्रियता भी एडिट ना हो, आपकी लोकप्रियता भी दिखे और बिहार में लोग किस तरह से आपको पसंद करते हैं। चलिए, जनता है उत्साहित, सबकी अपनी अपनी सोच थी। इस वक्त पटना के प्रचार कीजिए सब। चलिए, सबसे अच्छी बात ये लगी कि सरकार की तारीफ हो रही है, एनडीए पर विश्वास है, लेकिन उधर एनडीए पर विश्वास है, इस तरफ चैनलों में एनडीटीवी पर विश्वास है। और ये समर्थन बिहार की जनता, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, उन्होंने इसको दिखाया है। और ये चैनल, इनका कहना है कि सटीक तौर पर आप लोग दिखाते हैं, राजनीति से प्रेरित होकर नहीं। चलिए, हमारी कोशिश ग्राउंड पर ऐसे ही हमेशा कायम रहेगी। इस वक्त आशुतोष चतुर्वेदी अपने कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ पटना गांधी मैदान से एनडीटीवी के लिए। और नीतीश की टीम में 4 चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है और 2 नाम तो ऐसे हैं जो पहले कभी मंत्री नहीं रहे। दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, चुनाव नहीं लड़ा, विधान परिषद में आना होगा। उसके बाद श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, जमुई से बीजेपी की विधायक हैं, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं। इसके बाद नाम आता संतोष कुमार सुमन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं, दूसरी बार बिहार सरकार में मंत्री बने हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। साथ ही सम्राट चौधरी पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे हैं, तारापुर सीट से चुनाव जीता है, पहले विधान परिषद के सदस्य थे लेकिन अब वो विधानसभा में आ गए हैं। तो बड़ी बात यह है कि ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो लोग थे इनको राजनीति विरासत में मिली, लेकिन एक ऐसा बेटा भी था जो इस पूरे शपथ ग्रहण में पहुंचा और बधाई देकर के चला गया मिलियन निशान से, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। क्या कह रहे हैं? बधाई देता हूं पिताजी को कि वो 10वीं बार वोट ले रहे हैं और जनता को धन्यवाद करता हूं
कि उन्होंने हमें जितवाया। भगवान की कृपा है, उनका धन्यवाद करता हूँ। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी आपको? नहीं थी जीत की उम्मीद थी होगी, लेकिन ये कुछ जनता ने ज़्यादा विश्वास किया हम पर। उनका आशीर्वाद, हमने जो किया 20 साल में जनता ने उसका फल दिया। आखिर पिछली बार हम लोग 43 पे आ गए थे तो थोड़ा सा कम विश्वास किया, फिर भी पिताजी अच्छे रहे, काम जारी रखा, तो फिर से उन्होंने पुनः विश्वास प्राप्त किया जनता का। तो जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। महिलाओं के बारे में चर्चा हो रही है, महिलाओं ने बहुत ज्यादा विश्वास किया है पिताजी। जी हाँ, महिलाओं का विशेष योगदान रहा। पिताजी ने इधर कुछ महीने से जो महिलाओं के लिए किया है, काफी कुछ जितने, तो उन्होंने उसका फल दिया पिताजी को। इस बार ऐसे, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, इस बार काम के मामले में लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा हैं, चाहे वो जॉब क्रिएशन हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन। मोदी अंकल का भी काफी योगदान रहा है। उन्होंने भी 1.5 साल में काफी कुछ किया बिहार के लिए, पहले भी किया है, तो उनका भी योगदान है। पिताजी का भी योगदान है, 20 साल मेहनत की। सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, लोजपा हो, उपेंद्र कुशवाहा मांझी अंकल हो, तो सबकी मेहनत है, सबने काम किया है, तो जनता ने हम पर विश्वास किया। और नीतीश कुमार की टीम में किस जाति और बिरादरी से कितनी भागीदारी रखी गई है, ये भी आपको आइए बताते हैं। दरअसल राजपूत 4 हैं इसमें, इसके साथ ही भूमिहार 2, ब्राह्मण 1, कायस्थ 1, कुशवाहा 3, कुर्मी 2, वैश्य से 2, यादव समाज से 2, मुस्लिम 1, मल्लाह 2, दलित 5 हैं और एबीसी 1 हैं। तो इस तरह से समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। उधर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दोबारा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने जा रही है। आपको सुनाते हैं दोनों ने क्या कुछ कहा शपथ ग्रहण के बाद। बिहार के लोकतंत्र की जीत है और बिहार में जो एनडीए के लोगों ने मेहनत किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, नीतीश कुमार जी की जीत है और सभी एनडीए के साथियों की जीत है। और बिहार के सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मेहनत किया, बिहार में लोकतंत्र स्थापित किया, गुंडा राज आने नहीं दिया, गुंडागर्दी नहीं चले बिहार में, इसके साथ जनता ने वोट किया। और मैं विशेष तौर पर बिहार की महिलाओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर बिहार में मतदान करने का काम किया। पहले दिन कहा था, कई पत्रकार साथियों ने फोन करके कहा कि आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा था 100 सीटें जीतूंगा पहला फेज के चुनाव में, और पहला फेज के चुनाव में 102 सीटें हमने जीती। आप सोचिए, इतना एक्यूरेसी हम लोग के वर्कर ने जो रिपोर्ट दिया कि हम 100 सीट जीतेंगे और 102 सीटें जीता हम लोगों ने पहला फेज में। यही समझिए कि हमारा संगठन, हमारे लोग बिहार की जनता के साथ काम कर रहे हैं। नई कहानी हम लोग मिलकर लिखेंगे, सकारात्मक वातावरण से विकास की गति को बढ़ाएं। 1.5 करोड़ महिलाओं को सर 10,000 रुपए दिए गए। कहा जा रहा है कि यही बहुत बड़ी जीत थी एनडीए के लिए। महिला का सशक्तिकरण, सम्मान, माई समीकरण, महिला और युवा का ये विकास बिहार के सम्मान और विकास को बढ़ाएगा। और इस शपथ ग्रहण समारोह में दूसरे राज्यों के नेता भी पहुंचे, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, लेकिन विपक्ष ने दूरी बना रखी थी। किसने क्या कुछ कहा इस शपथ ग्रहण के बाद, वो आपको देखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत से अनुरोध है कि माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह से विपक्ष ने दूरी बनाए रखी। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बधाई देने के लिए एक्स का सहारा लिया। तेजस्वी ने लिखा, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है नई सरकार जिम्मेदारी पूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी। इस बीच शपथ ग्रहण में पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और चुनाव में बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जेपी सर, बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं आपको। थोड़ी सी बाइट दे दीजिए सबको। बहुत जीत की प्रचंड बधाई और शुभकामनाएं। क्या कहेंगे? आपको भी बहुत बहुत बधाई। चुनौती थोड़ी बढ़ गई और जिम्मेदारी, हाँ थोड़ा दिखा दीजिए। बहुत बहुत बधाई। आइए मिठाई खिलाते हैं। इस प्रचंड जीत के बाद क्या कहना चाहेंगे सर? जय बिहार।
मंत्री पद की शपथ लेने वाले मंगल पांडे ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिलेगी बेहतर तरीके से निभाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप लंबे समय से बिहार में मंत्री पद पर रहे हैं और हमेशा एमएलसी के थ्रू आप मंत्री पद पे गए हैं, पर इस बार आप विधायक के तौर पर चुने गए हैं और एक बार फिर से पार्टी ने आप पर बड़ा भरोसा जताया है। देखिए, जो इस देश का संविधान है और जो संसदीय व्यवस्था है, उसी के तहत पहले भी मैं सरकार में काम कर रहा था और आज भी देश के संविधान और देश की जो संसदीय व्यवस्था है उसी के अनुरूप सरकार में काम करने का अवसर मुझे मिला है। मैं अपने सभी नेतृत्व करने वाले वरिष्ठतम नेताओं का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय श्री अमित शाह जी, श्री जेपी नड्डा जी और साथ ही जो एनडीए के विभिन्न दलों के हमारे नेता हैं, सबके स्नेह से फिर से एक बार काम करने का अवसर मिला और काम कर रहा हूं, करूंगा। लंबे वक्त तक आप एज अ बिहार में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आपने काम किया है, क्या लगता है कि एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग अगर आपको मिलता है तो और बेहतर क्या करेंगे उसमें? देखिए, मुझे क्या काम मिलता है या मिलेगा ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी तय करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी काम मुझे देंगे उस काम को मैं करूंगा। जमा खान को दोबारा नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो फिलहाल सरकार में इकलौते मुस्लिम चेहरे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जमा खान हैं। पिछले बार बीएसपी से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा, जनता ने बहुत बड़ा समर्थन दिया आपको। सबसे पहले आपके द्वारा कैमूर जिला चैनपुर विधानसभा के तमाम मतदाता मालिक, हमारे भाई, हमारे बहन, तमाम लोगों को दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके सदन में भेजने का काम किया। उसके बाद एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता और हमारे नेता, आदर्श नेता जनाब नीतीश कुमार जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है पूरे बिहार के लिए, तो निश्चित तौर पर इससे पहले भी उन्होंने दिया था, जिसको मैंने बिहार में बाखूबी निभाने की पूरी कोशिश किया। अब नेता के पद चिन्ह पर मैं चलता भी हूँ और आगे भी ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे बिहार को जो भी जिम्मेदारी जो भी मिलेगी, ईमानदारी से बाखूबी बिहार के लिए मैं काम करूँगा। पिछले बार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आपको मिला था और उसमें आपने बेहतरीन काम किया है, कई रिपोर्ट कार्ड हमने भी देखा है। इस बार अगर वही विभाग अगर आपको मिलता है तो उसमें और क्या बेहतरीन काम करेंगे? जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी वो तो मान लिया आज या कल मालूम हो ही जाएगा, उसको मैं ईमानदारी से बखूबी निभाऊंगा। जो जिम्मेदारी पिछले दिनों मिली थी उसमें भी हमने ऐतिहासिक काम किए। आपने देखा हर जिले में आवासीय विद्यालय देना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। यहाँ तक कि ये मदरसा के लिए, कब्रिस्तान के लिए, सब तमाम चीज़ जो हम लोगों ने काम किया है नेता के नेतृत्व में। आगे भी अगर मौका मिलेगा उसके लिए मैं और काम आगे बढ़ाऊंगा। और नेपाल में एक बार फिर से आगजनी, हिंसा और कर्फ्यू का दौर शुरू हो गया। उसके पीछे का कारण है एक बार फिर से 12 से लेकर के काठमांडू तक बवाल मच गया है और इस बार जेनजी और को लेकर के ये बवाल हुआ। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों 12 में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। आम्ही तत्पर रेडी सब सबै जना हामी रेडी छ हैन त? फिर सुलगा नेपाल, जेनजी का बवाल। नेपाल में फिर लगा कर्फ्यू, हालात फिर हुए बेकाबू। फिर हुई हिंसा, आगजनी, पुलिस से ठनी। नेपाल में जनजी आंदोलन फिर भड़क उठा है। शहर शहर हिंसा का दौर शुरू हो गया है। आगजनी के हालात से कानूनी व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के दायरे में है। सड़कों पर उपद्रवियों की भीड़ का कब्जा है। हालात पर काबू पाने के लिए तैनात पुलिस खुद अपनी जान बचाने के लिए भागती नजर आ रही है।
इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि नेपाल में अब से ठीक 2 महीने पहले भड़की हिंसा के बाद हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 12 सितंबर को नेपाल में तख्ता पलट हुआ और नई सरकार ने सत्ता संभाली, लेकिन अब एक बार फिर नेपाल में जनता सड़कों पर है। नेपाल में इस बार आंदोलनकारियों का गुस्सा यूएमएल नेता महेश बस्नेत के खिलाफ है। महेश बस्नेत पर आरोप है कि महेश ने पहले हुए जनजी आंदोलन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का समर्थन किया था। इसे लेकर इलाके में पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ था। अब की बार आंदोलन के केंद्र में 12 जिला है। बीते दिनों सेमरा एयरपोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन देखा गया। जनजी आंदोलन की वजह से बीते कई महीनों से नेपाल में सियासी अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। युवाओं की राजनीतिक पारदर्शिता, रोजगार और शासन सुधार से जुड़ी मांगों को लेकर जनजी आंदोलन की शुरुआत हुई है। हालांकि सितंबर महीने में हुआ आंदोलन अंतरिम सरकार के बाद खत्म हो गया था, लेकिन अब ये नया आंदोलन यूएमएल नेता महेश बस्नेत के पुराने आंदोलन के समय सत्ता पक्ष का साथ देना इस दफा जनजी की नाराजगी का बड़ा कारण बना है। नेपाल के 12 में तेजी से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने सेमारा एयरपोर्ट और उसके आसपास के पूरे इलाके में दोपहर 12:30 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। सेमारा एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रद्द। कर्फ्यू लागू होने के बाद प्रशासन ने सेमारा एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। हालांकि प्रशासन के इस फैसले से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह निर्णय जनहित और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। फिलहाल नेपाल प्रशासन स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है और कर्फ्यू के दौरान किसी भी तरह की समूह गतिविधि या सार्वजनिक जुटान पर प्रतिबंध लागू रहेगा। यदि हालात नहीं सुधरे तो कर्फ्यू बढ़ाया भी जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूपी में मदरसों में क्यों मची है खलबली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और दिल्ली धमाकों के बाद से यूपी के मदरसों में खलबली मची है, क्योंकि अब यूपी के वो तमाम मदरसे रडार पर हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। उन सभी को लेकर के लगातार जांच की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मदरसे से बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में आए गए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर आई है, दिखाते हैं। यूपी के मदरसों में खलबली, एटीएस खंगाल रही कुंडली। मदरसों की डिटेल देनी होगी, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। योगी का सीधा ऑर्डर, नहीं चलेगी कोई गड़बड़। योगी सरकार ने मदरसों को लेकर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन प्लान लागू किया है। मदरसों पर योगी सरकार ने अब एक नया प्रोटोकॉल लागू किया है। इस प्रोटोकॉल के मुताबिक यूपी के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना और मजहबी तालीम हासिल करने वाले छात्रों की एक एक डिटेल का ब्यौरा एटीएस को सौंपना होगा। यूपी एटीएस ने एक तरफ मदरसों की जांच शुरू कर दी है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से मदरसों की जानकारी मांगी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ मदरसे नहीं बल्कि कई ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जिन संस्थानों पर एटीएस की निगाह है। आरोप है कि इन संस्थानों में पढ़ाने और पढ़ने वाले बहुत से सफेद पोश लोग आतंक के धंधे में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में ऐसे लोगों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। यूपी एटीएस हर जगह अपने लोगों को भेजकर दस्तावेज इकट्ठा कर रही है। नज़र उन पर भी है जो दूसरे प्रदेशों से आकर उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं। कहीं ऐसे लोग किसी गलत काम को अंजाम ना दें, किसी आतंकी घटना में शामिल ना हो, इसको लेकर यूपी एटीएस ने अपनी जांच पड़ताल बढ़ा दी है। दरअसल 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक स्तर पर जांच के दायरे को बढ़ा दिया है। लिहाजा इसी कड़ी में यूपी के मदरसे भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रखने के उद्देश्य से मदरसों को लेकर ये एक्शन प्लान लागू किया गया है। यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक मौलवियों और छात्रों की पूरी जानकारी, उनका मोबाइल नंबर, स्थायी पता, आधार कार्ड का विवरण और पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज भी
एटीएस कार्यालय में जमा कराने होंगे। सूत्रों का कहना है कि मदरसों को लेकर शुरू हुई ये प्रक्रिया सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है, ताकि किसी भी संस्थान में संदिग्ध तत्वों की मौजूदगी को समय रहते पहचाना जा सके। सूत्रों का कहना है कि बीते कुछ महीनों में कुछ मदरसों और निजी मजहबी संस्थाओं में दूसरे राज्य के लोगों की बढ़ती आवाजाही पर खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं। इसी सिलसिले में एटीएस को मदरसों के व्यापक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सारे प्रदेश में सारे जनपदों में से सूचना मांगी गई है कि जितने मदरसे संचालित हैं उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों, प्रधानाचार्य, मौलवी, उनकी सूचना, नाम, पता, मोबाइल नंबर और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नाम, अभिभावक का नाम, पता, इसकी सूचना मांगी गई है। चूँकि हमारे यहाँ पे मदरसा पोर्टल संचालित है, तो मदरसा पोर्टल पे जितने भी मान्यता प्राप्त मदरसे होते हैं सबकी सूचना होती है, जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों का नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मौलवी का नाम, सब कुछ होता है। तो पोर्टल से हम सूचना निकाल कर उनको देंगे। दरअसल आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 25,000 के करीब मदरसे हैं, जिसमें सरकारी या अनुदान प्राप्त मदरसों की संख्या करीब 560 है, तो वहीं निजी मदरसों की संख्या करीब 16,513 है। इसके अलावा 8,000 से ज्यादा मदरसे बिना सरकारी मान्यता के चलाए जा रही हैं। यानी यूपी में ज्यादातर मदरसों की संख्या निजी है। लिहाजा इन मदरसों पर नजर रखने के लिए अब एटीएस ने सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। वैसे भी सीएम योगी दिल्ली में हुए धमाके के फौरन बाद से ही एक्टिव हैं और उन्होंने सूबे के तमाम सुरक्षा अफसरों के साथ एक बड़ी बैठक भी की थी और सभी जिलों में एहतियात बरतने के सख्त निर्देश भी जारी किए थे। जाहिर है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर सीएम योगी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से तैयार है भव्य समारोह के लिए, और समारोह है ध्वजारोहण का। आज से इसकी शुरुआत हो गई कलश यात्रा के साथ और अगले 5 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा। 25 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे और क्या कुछ तैयारी है अयोध्या में दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अयोध्या में लहराएगी श्री राम की धर्म ध्वजा। अलौकिक अयोध्या में संपूर्ण राम मंदिर। 500 साल का इंतजार, अब संपूर्ण मंदिर और राम दरबार। अयोध्या में एक बार फिर भव्य, दिव्य और अलौकिक महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य ध्वजारोहण के लिए विशेष अनुष्ठान का भी शुभारंभ हो चुका है। 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सरयू के तट पर कलश पूजन के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कलश पूजन में मुख्य यजमान राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने पूजन करके श्री गणेश किया। अयोध्या में श्री राम की धर्म ध्वजा के कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। पूरे देश में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या का ये राम मंदिर 500 वर्ष के संघर्षों के बाद अब बनकर तैयार हुआ है और इस मंदिर पे 25 तारीख को ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करेंगे। ध्वजारोहण का मतलब ये हुआ कि जो मंदिर बन के कंप्लीट हो गया उसके शिखर पे एक भगवा कलर का ध्वज फहराया जाएगा, जिसको प्रधानमंत्री 25 तारीख को दोपहर 11:58 से 12:30 के बीच लगाएंगे और ध्वज लगते ही ये माना जाएगा कि मंदिर निर्माण का काम पूरा हो गया। तो 500 वर्ष के संघर्षों के बाद चूंकि ये बना है, लोगों में बहुत उत्साह है। हर आदमी अयोध्या पहुंच रहा है, देख रहा है और अपने आराध्य को देखना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। और यहाँ पे ये चूंकि 5 दिन का कार्यक्रम है जो 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक चलेगा। सरयू नदी से महिलाओं की कलश यात्रा के साथ ही ध्वजारोहण समारोह का आगाज है, जो अगले 5 दिनों तक चलेगा। ध्वजारोहण से पहले रामनगरी अयोध्या देखते ही बनता है, जहां फूलों की खास सजावट और भव्य रंगोलियों से सजाया गया है। अगले 5 दिनों बाद मंदिर में सैकड़ों खास मेहमानों के लिए रेड कार्पेट बिछाया जाएगा और एक बार फिर अयोध्या भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक बनेगा। पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी उपस्थित रहेंगे।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से अयोध्या जनपद के 6000 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। समाज का मध्यम वर्ग इस आयोजन में भागीदारी कर रहा है। मंदिर निर्माण में लगी हुई सभी एजेंसियां, कुछ श्रमिक, इंजीनियर्स ये बड़ी संख्या में इसके भागीदार बनेंगे। धर्म ध्वजा समारोह को लेकर सीएम योगी लगातार अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम योगी ने सभी कर्मचारियों को तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और उनके लिए किए जा रहे इंतजाम का भी जायजा लिया है। आज से शुरू हुए विशेष अनुष्ठान का ये सिलसिला 25 नवंबर तक लगातार जारी रहेगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा की मंदिर के कलश पर स्थापना करेंगे। 25 नवंबर को 11:58 से 12:30 बजे के बीच में विशेष मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। राम मंदिर की धर्म ध्वजा बहुत ही खास होगी। इसका रंग केसरिया होगा। केसरिया रंग ज्वाला, प्रकाश, त्याग और तप का प्रतीक माना जाता है, जो कि सनातन परंपरा का भी प्रतीक है। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आज से कार्यक्रम शुरू हो गया है। कार्यक्रम क्या क्या है आइए आपको बताते हैं। देखिए 21 नवंबर कल यज्ञशाला में अनुष्ठान किया जाएगा और इस अनुष्ठान की सारी तैयारियां पूरी हो गई। इसके बाद आप देखिए 22 और 23 नवंबर को अनुष्ठान कार्यक्रम जारी रहेगा। 24 नवंबर को यज्ञशाला में अनुष्ठान पूर्ण होगा। 25 नवंबर को ध्वज पूजन कार्यक्रम होगा और फिर 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। तो ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां लगभग सारी पूरी हो गई हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच जो बड़ी और अहम खबर है वो आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने एसआईआर को चुनाव आयोग को लेकर चिट्ठी लिखी है। एसआईआर को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। अब ये देखना है कि क्या कुछ इस पर जवाब देता है चुनाव आयोग। लेकिन ममता ने एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है। ममता बनर्जी ने एसआईआर को अराजक और खतरनाक बताया। ममता ने दावा किया कि एसआईआर की वजह से राज्य में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एसआईआर को लेकर के चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को और यह कहा है कि इसे तुरंत रोक देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसे फौरन रोकना चाहिए क्योंकि 28 लोगों की जान चली गई है इसमें। ममता ने दावा किया कि एसआईआर की वजह से राज्य में अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है और इसे फौरन रोक देना चाहिए। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी एसआईआर का शुरुआत से विरोध कर रही हैं और अब उन्होंने एक बार फिर से तल्खी दिखाई है और अब यह देखना होगा कि इसको लेकर के क्या जवाब देता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अब ममता बनर्जी मुखर है और ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और लिखने के बाद एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग उन्होंने की है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सीएम ममता ने अपनी चिट्ठी में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए हैं। दरअसल ममता ने पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को ही खारिज करने की मांग की है और आरोप नंबर 2 के तौर पर देखा जाए तो ममता का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया पर दोबारा विचार किया जाए। इसके अलावा ममता ने यह भी कहा है कि एसआईआर में लगे कर्मचारियों पर अमानवीय दबाव बनाया जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया अनियोजित और अव्यवस्थित है। बिना तैयारी के एसआईआर कराया जा रहा है। तो ये 4-5 बड़े आरोप, कुल 5 बड़े आरोप फिलहाल ममता बनर्जी ने लगाए हैं और अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि आगे की कार्रवाई फिलहाल क्या होती है ये जवाब देना होगा। लेकिन अब बात करते हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी की। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के नोटिस जारी किया गया है और कहा यह जा रहा है कि यहां बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है। दिल्ली धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी लगातार विवादों में है और जांच चल रही है। जांच में बहुत सारी चीजें सामने आ रही। एक रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखाते हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अब क्या नया खुलासा और क्या नया नोटिस आया।
हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन व ट्रस्ट अध्यक्ष जवाद सिद्दीकी के घर पर बुलडोजर चलाने का नोटिस जारी हो गया है। इंदौर के मऊ में स्थित उनके घर के बाहर कैंट बोर्ड ने नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि यह निर्माण अवैध है और इसे 3 दिन में खाली किया जाए या फिर अवैध निर्माण को खुद ढा दिया जाए, अन्यथा प्रशासन खुद ही घर को ढाकर खर्चा की राशि निर्माणकर्ता से ही वसूलेगा। कैंट बोर्ड ने जिस मकान को ढाने का नोटिस जारी किया है वो जवाद के पिता हम्माद अहमद सिद्दीकी के नाम पर है। वो महू के शहर काजी भी रह चुके हैं। मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं, ये घर महू छावनी परिषद महू में मौजूद है और अल फलाह यूनिवर्सिटी का के जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, वो इसी घर के रहवासी थे। हालांकि उनके घर वाले काफ़ी सालों पहले महू परिषद छोड़कर दिल्ली चले गए थे। जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो ये है कि चिट फंड का कारोबार के चलते कई लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया था और उस वजह से जो ये लोग हैं वो यहाँ से घर खाली करके निकल गए थे। जो ये घर है अब इसको नोटिस मिलाया है और इस नोटिस के चलते अब जो ये घर इनको घर को नोटिस मिला है कि अगले 3 दिन में या तो ये घर वो खुद डिसमेंटल करे, खाली करे, या फिर जो छावनी परिषद वाले हैं वो खुद यहाँ पर जो घर को है वो तोड़ने आएंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ विकास कुमार बताते हैं कि जवाद के पिता के नाम पर ये मकान बना हुआ है और ये पूरा निर्माण अवैध है। घटना के बाद जब दस्तावेज तलाशे गए तब पता चला कि कार्रवाई पूरी हो चुकी है और उसे तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बेसिकली यहाँ पे एक मकान है हमारे मुकेरी मोहल्ले महू में, जो जिसके लिए जवाद अहमद ने म्यूटेशन के लिए अप्लाई भी कर रखा है। उनके पिता के नाम से ये मकान है, तो पूरा मकान ही अनाधिकृत निर्माण है। तो काफ़ी समय से जब ये घटना के बाद में फाइल का संज्ञान आया तो पता लगा कि कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, तो उसको तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया कि अगर वो खुद हटा लेते तो ठीक है, नहीं तो कानूनी तरीके से उसको हटाया जाएगा। सर नीचे तलघर भी बना हुआ है, मकान की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है G+3, कब तक ये मकान तोड़ा जाएगा? उसमें अभी 3 दिन का तो हम वेट करेंगे क्योंकि नोटिस पीरियड है। तो अगर वो स्वयं हटाते हैं तो उसके बाद, और चूँकि थोड़ा सा सेंसिटिव है वो एरिया, पतली गलियों का और आसपास मकान की ऊंचाई ज़्यादा है, तो टेक्निकल वे में एक्सपर्ट से इसको तोड़वाया जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अगले वीक तक इस कार्रवाई को शुरू करने, अंजाम देने के इरादा है। जावेद अहमद सिद्दीकी के घर के आसपास के लोगों का कहना है कि ये घर 25 से 30 साल पहले ही खाली कर दिया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ लोग रहा करते थे। सर, जवाद अहमद सिद्दीकी के घर के पास में ही आपकी दुकान मौजूद है। कितने साल हो गए वो घर खाली करके उनका परिवार गया है यहाँ से? 25 से 30 साल हो गए। 25 से 30 साल हो गए। उसके बाद कभी कोई यहाँ पर कोई भी नहीं आया, कभी नहीं देखा किसी। अच्छा, 25-30 साल पुरानी बात आप बता रहे हैं, क्या कभी बातचीत में किसी ने कभी बताया कि परिवार वाले कैसे थे, बातचीत में कैसे थे, गली मोहल्ले वाले? उस टाइम हम तो बहुत छोटे थे ना, अब हमें कुछ नहीं, कोई याद ही नहीं करा किसी ने कभी कुछ। अभी नोटिस मिल गया है उनको घर खाली। और इसी के साथ सवाल इंडिया का मैं फिलहाल बस इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए NDTV इंडिया।